नमस्कार दोस्तों, आज है 23 अप्रैल 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में। डिस्कशन का जो हमारा पहला टॉपिक है वो टॉपिक है कि अभी हाल ही में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है वो भारत के दौरे पे आए और मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री है दोनों के साथ शिखर वार्ता हुआ। इस शिखर वार्ता में ये चीज़ें निकल के सामने आई कि आतंकवाद को लेकर दोनों दोनों ना एक प्रतिबद्ध है कि अपने ज़मीनों को आतंकवाद का सहारा नहीं देंगे। ठीक है, खासकर जो खालिस्तान वाला जो बातें की जाती है कि खालिस्तान समर्थन को लेके। खालिस्तान आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तान जो इशू था ना, मुद्दा, वो बहुत ज़्यादा गर्म में हो चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें निकल के आया और सारी चीज़ें निकल के आया। उसके बाद बात की गई थी मानवाधिकार के मुद्दे पे बोला गया। ठीक है, भारत में। ओके, उसके बाद क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पे जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा की गई। अभी वैश्विक स्तर पे जैसे मुद्दा है यूक्रेन वाला, तो ये सारी चीज़ें मुद्दा पे हुई। वैश्विक क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उस पर किया गया, खासकर जलवायु परिवर्तन को लेकर किया गया। देख सकते हैं इसमें रक्षा, कारोबार, स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है, तकनीकी, इन सारे रिश्ते पे इस पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, दोनों प्रधानमंत्री के द्वारा वार्ता किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। इसमें अपना ना इतना ही इंपॉर्टेंट निकल के आता है और बाकी चीज़ें जो क्या हुआ, किस एंगल से, एनालिसिस एंगल से जो आएगा वो एडिटोरियल में आएगा। ठीक है, तो आई थिंक आज का द हिंदू का एडिटोरियल में आना चाहिए, आज या कल का, तो हम उसको डिस्कस करेंगे आराम से। ठीक है, हिंदू का एडिटोरियल को हम ले लेंगे इंपॉर्टेंट वाला। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हिंदू का एडिटोरियल भी हम इंपॉर्टेंट वाला लेना स्टार्ट करेंगे। तो सोमवार से ये चीज़ें मंडे से चालू हो जाएगा। ओके, जिसमें हम इंपॉर्टेंट जो हिंदू का यदि दैनिक जागरण के अंदर का नहीं आता है तो हिंदू का इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम ऐड किया करेंगे। ठीक है, और आपको कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर के लिए। आप दैनिक जागरण का न्यूज़ पर पढ़िए, दैनिक जागरण का करंट अफेयर ही पढ़िए, उतना ही इनफ है। उसके बाद जो वैल्यू ऐड होता है मैं आपको टाइम टू टाइम बताता ही रहता हूँ। जैसे विजन का मैगजीन ले लीजिए, बस इतना ही आपको प्रेशर देना है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज पे है। ये डिटेल से आर्टिकल है। इसमें है कि कृषि निर्यात को बढ़ाने के मौका को चूकना नहीं चाहिए भारत को। ठीक है, अभी एक्चुअली क्या है, अभी जो परिप्रेक्ष्य बना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चला है ना, तो इसमें क्या था कि दोनों जो था चावल का बहुत बड़ा सप्लायर था। ठीक है, बहुत ज़्यादा सप्लाई करता था। तो हमारे जो पुराने जो सप्लाई चेन है ना, वो सारा चीज़ें अभी प्रभावित हो गया। किसके कारण? दोनों के युद्ध के कारण। जब ये दोनों प्रभावित हो गया तो अब एक नया तो कोई आएगा ना, रिप्लेस तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी नहीं चलेगी, अब खाना नहीं मिलेगा, रोटी, कोई मान लीजिए ये दुकान बंद हो गया जहाँ से आप रेगुलर खाना खाते थे, ये दुकान बंद हो गया, तो आप क्या खाना खाना बंद कर देंगे? नहीं, हम दूसरा दुकान खोजेंगे ना। तो एक्चुअली भारत का यही बताया जाता है कि भारत ये दुकान खोलने के रूप में आए। हमारा जो मौका है ना एक दुकान खोलने का, यदि आपके एरिया में ये दुकान बंद हो गया तो आप एक काम करो, अपना दुकान खोलो, या फिर आपका दुकान है तो उसको एडवर्टीजमेंट करो, उसको विस्तार करो, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ, दुकान के साथ जुड़ पाए। वही चीज़ बात की जाती है, राइट। इसमें लैब टू लैंड स्कीम जो है उसकी बात की जाती है। इसको सफल बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि क्या हो कि हमारे जो उत्पादन होना वो गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो उत्पादन जो विश्व का गुणवत्तापूर्ण पैरामीटर है, उस पैरामीटर पे यदि खरा नहीं उतरेगा तो सभी हमें सेलेक्ट हटा देंगे। जैसे देखिए, आपका दुकान का यदि खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, फिर से दूसरे दुकान को ढूंढेंगे। तो ऐसा काम करिए कि आपके जो दुकान का जो खाना है ना, आपके होटल का जो रेस्टोरेंट का खाना है वो अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, राइट। उसके बाद बात किया जाता है, इसके तहत जो है छोटे और मझोले जो किसान हैं, जोत वाले जो किसान हैं, उनको आधुनिक टेक्नोलॉजी से हमें जोड़ने की ज़रूरत है। यदि हम आधुनिक टेक्नोलॉजी और सामूहिक खेती से उसको प्रोत्साहन करेंगे तो ये फ़ायदेमंद होगा। अब देखिए, सामूहिक खेती क्या हो जाता है, अब मान लीजिए कि लैंड है, ठीक है, ये लैंड हो गया, ये लैंड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 4 व्यक्ति का लैंड है, ABCD। ठीक है, अब ये क्या किया जाएगा, ये छोटे छोटे प्लॉट है, तो इसमें आधुनिक जो टेक्नोलॉजी का, जैसे ट्रैक्टर ये सब है, इसका तो उपयोग नहीं किया जाएगा। तो इनको सारे को ख़त्म करके, सारे को मिला के एक लैंड बना दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें सामूहिक रूप से सभी मिल के काम करें, राइट। ये हो गया सामूहिक खेती, जैसे टेक्नोलॉजी होगा। उससे राइटर के द्वारा बताया जाता है इसमें कि $5 ट्रिलियन की जो अमेरिकी डॉलर के लिए की जो हम बढ़ेंगे, ठीक है, अर्थव्यवस्था को जो हमने लक्ष्य बनाया है कि $5 ट्रिलियन बढ़ाना है, तो उसके लिए आपके कृषि उत्पादन के लिए, कृषि उत्पादन का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एशिया में, उसके बाद अफ्रीका में, यूरोपीय देशों में भारत की जो कृषि का जो उत्पादन है ना, उसकी मांग बढ़ रही है। जब मांग बढ़ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा।
साथ साथ एक चीज़ आपको और करना पड़ेगा, राइट। हमारी जो ये चीज़ें दिया गया है कि सप्लाई चेन का जो उत्पादन होता है वो जो टूट गया है उसका फ़ायदा भारत उठा सकता है। भारत को ना अपनी आयात को और निर्यात को, ठीक है, नीति में सहायता साबित करनी पड़ेगी। दोनों का नीति जो है ना अच्छा नीति बनाना पड़ेगा, जिससे कि चीज़ें निकल के सामने आए कि हमारा जो नीति है ना उसके कारण से ऐसा ना हो कि हमारा ऐसा कानून हो जो दूसरे देशों को कानूनों को प्रभावित करता हो, ऐसा नहीं हो। लिबरल होना चाहिए हमारा कानून, ठीक है। कृषि उपज में क्या है कि पैसे बढ़वाने के लिए मूल्यवर्धन चीज़ों को हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए मूल्यवर्धन चीज़ क्या होता है, मैं सीधा सीधा बताता हूँ आपको। ये आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप दूध है, ठीक है, मैं दूध का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आप एक दूध का सप्लाई करो, ठीक है, लेकिन वहीं आप यदि दूध से दही बना देते हो, यदि आप दूध से पनीर बना लेते हो, दूध से खोआ बना देते हो, तो ये क्या हो गया, वैल्यू ऐड हो गया। पहले दूध ही है, सारी चीज़ें दूध ही से बन रहा है, लेकिन ये मूल्यवर्धन वस्तु है। इससे क्या होगा, एक मान लीजिए दूध का दाम कितना है, मान लीजिए 50-60, 60 में मान के चलता हूँ रेट, अमूल का 60 चल रहा है, आई थिंक 60 होगा, ठीक है। लेकिन वही पनीर का कीमत कितना हो जाएगा, 300 मिनिमम, घटिया क्वालिटी वाला 300, राइट। तो 300 पनीर की कीमत होगी, 60 होगी, 5 गुना हो गया। फायदा किसको होगा, देश को होगा। तो हमें इस पर भी फोकस करना चाहिए, हमें मूल्यवर्धन भी चीज़ जो है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद बात किया जाता है कि 2018 में जो कृषि निर्यात कानून नीति में जो लागू किया गया था, उसको आगे 4 वर्षों के भीतर कृषि उत्पादन के निर्यात को दोगुना किया गया है। मतलब जो 2018 में हमने जो चेंज किया था रूल को, उस रूल के कारण क्या है कि हमारा उत्पादन के निर्यात जो है वो दोगुना हो चुका है, ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय एग्री कमोडिटी मार्केट में हमारा चीज़ें जाने की ज़रूरत है, जिसमें आप देख सकते हो चावल, गेहूँ, चीनी, ठीक है, ये कमोडिटी को हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करने की हमारे पास संभावना है, ठीक है। चीनी की बात की जाती है, चीनी का जो रिकॉर्ड था वो दूसरे देशों करता था, लेकिन अभी उसको प्रभावित होने के कारण इसका भी फ़ायदा भारत उठा सकता है चीनी को लेके। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो गन्ना के किसानों का जो इशू रहता है कि हमें पैसा नहीं मिलता, तो ये निर्यात यदि बढ़ेगा तो इस तरह से सारी चीज़ें हो जाएगा। तो ये हमारा आर्टिकल था जिसको हमने डिस्कस किया, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत भी नहीं है। आज ना उतना कोई खास आर्टिकल नहीं था, एक ये आर्टिकल को छोड़ के। देखिए अभी जो हमारा ब्रिटेन के साथ समझौता चला उसमें ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, मुक्त व्यापार करने की बात की गई, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो करने की बात की गई, तो इसको लेके दोनों के देशों के बीच में बातें चीतें हुई कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। ये अभी साइन नहीं हुआ है, लेकिन इसके कगार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि FTA क्या होता है। FTA एक व्यापारिक समझौता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसके अंतर्गत साझेदारी करके, मतलब पार्टनरशिप करके दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात के टैक्स नहीं लगते, ठीक है, आयात और निर्यात टैक्स नहीं लगता। अब समझिए, मैं समझाता हूँ आपको। अब आयात और निर्यात टैक्स नहीं लगेगा तो क्या फ़ायदा होगा। अब मान लीजिए कोई सामान 100 रुपये का है, ठीक है, उस पर टैक्स पहले लगता था 10 रुपया, तो वो सामान का दाम हो जाता था 110 रुपया। अब ब्रिटेन का सामान भारत में आएगा तो 110 रुपये बिकेगा, वहीं किसी दूसरे देश का सामान जो आएगा, ठीक है, वो 90 रुपये में बिकेगा। तो समझिए कि किस देश का सामान ज़्यादा बिकेगा, 90 वाला, ठीक है। यदि हम यहाँ पे ये करें, टैक्स को फ्री कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, 100 रुपया में मिलेगा। वहीं ब्रिटेन में जाएगा भारत का, तो भारत का भी टैक्स फ्री रहेगा, तो हमारा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है, आयात निर्यात बढ़ जाती है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा लाभ हो जाती है, क्योंकि आपकी सामान सस्ता रहेगा तो मार्केट में ज़्यादा डिमांड होगी आपकी सामानों की, ओके। ये जो है ये कितने देशों के बीच में होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच समूह में होता है। भारत सबसे पहले, ये फैक्ट याद रखेंगे, भारत सबसे पहले जो ट्रेड एग्रीमेंट किया था, राइट, वो क्या था, पूर्वी एशिया देशों के साथ, ठीक है, पूर्वी एशियाई देशों के साथ किया था। उसके बाद आसियान और सार्क कंट्री के साथ भी FTA हो चुका है, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। तो ये सारा चीज़ें हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा, जब हम ग्लोबलाइजेशन है ना, तो अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए, अपनी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी से जोड़ा जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, निर्यात लक्ष्य बनाया जाएगा, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग वाला जो सेक्टर है ना अपना, वो डेवलप हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है, रोजगार सबसे ज़्यादा सृजन करता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे अभी रोजगार जो है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी, ओके। तो ये आर्टिकल यही था। अब ये आर्टिकल देख सकते हैं, भारत और ब्रिटेन के बीच में करीब हो रहा है रक्षा समझौता को लेके, ठीक है, रक्षा सहयोग को लेके भी हम तैयार हैं। तो ये सारा चीज़ें निकल के आ रही है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंतर्गत भी नहीं है।
इस पेज के अंतर्गत भी नहीं है। तो आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल में आप देखोगे तो ये एडिटोरियल पढ़ने वाला है नहीं, इसको भी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। वही कृषि आयात वाला है, सहमति सहायता के लिए। तो 3 का कृषि कानून को वापस लेने की बात की जाती है। ये राइटर वकालत कर रहे हैं कि वो यदि नहीं होता तो हमारा परफेक्ट अलग होता। तो वो सारी चीज़ें हैं, इसको आप देखने की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल है कि भारत और मालदीव के बीच में बात किया गया है। एक्चुअली क्या हुआ है मैं बताता हूँ इसका कंटेक्स्ट ये है कि भारत के खिलाफ मालदीव में एक कैंपेन चलाया जा रहा है, भारत के विरोधी, ठीक है, विरोध में। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति है, इन्होंने क्या किया, इस कैंपेन पे प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। भारत के जो पड़ोसी राज्य है, ठीक है, इब्राहिम सोलिन जो है ना, वो भारत आउट कैंपेन जो चल रहा था उसको इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा क्यों हुआ? इससे पूर्व जो राष्ट्रपति थे ना, ठीक है, अब्दुल्ला हो गया है, ठीक, हाँ, अब्दुल्ला जो थे ना, वो चीन के पक्ष में धड़ है, ठीक है, चीन के पक्ष वाले हैं और वो भारत के खिलाफ वाले हैं। अभी के जो राष्ट्रपति है वो भारत के सपोर्टी है, प्रो भारत है, लेकिन वो जो है प्रो चाइना है, ठीक है। तो उनकी जमानत हुई है, अभी वो जेल में थे, अभी वो बाहर निकले जेल से, ठीक है। तो उन्होंने ये कैंपेन रेस करना चालू कर दिया। और जब कैंपेन रेस करना चालू कर दिया तो क्या हुआ, समस्या चीज़ें निकल के आई। तो राइटर यही बात कर रहे हैं कि इस तरह से, और इनका जो खतरा वो किया गया है, मालदीव के जो राष्ट्रपति ने प्रतिबंध लगाया, उन्होंने बोला इसलिए मैं प्रतिबंध लगा रहा हूँ क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का बात होता है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की जा रही है, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होगी, क्योंकि अभी हमारा और इंडिया का होना महत्वपूर्ण है इसके लेके, ठीक है। तो ये बात की गई थी। अब इसमें ना पूर्व राष्ट्रपति यही थे, उनके समर्थन में चीन के समर्थक है। थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली भारत और मालदीव का रिलेशन है कैसा, ठीक है, कैसा वाला रिलेशन है ये देखते हैं। देखिए, भारत और मालदीव संबंध, भारत के लिए मालदीव महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले ये समझिए कि भारत के लिए मालदीव महत्वपूर्ण है क्यों। तो इसका आंसर निकलता है, भारत के लिए मालदीव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये द्वीप श्रृंखला है, ठीक है, दक्षिण और उत्तर भाग में है, ठीक है, जिसे आप सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आप बता सकते हो, ठीक है, यहाँ से जाता है सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। हमारा सबसे ज़्यादा जो व्यापारिक होता है, ठीक है, व्यापार होता है, वो यहीं से होता है। 50% व्यापार इन्हीं के आसपास से होता है, ठीक है। वो देख सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का जलमंडू के बीच में, और ठीक है, और अदन के बीच में, ठीक है, अदन सागर आप देखेंगे तो वहाँ पे है। तो 50% होता है। ऊर्जा का जो आयात होता है वो कितने प्रतिशत होता है? 80% जो है ना, 80% वो यहीं से होता है, ठीक है। उसके बाद और महत्वपूर्ण ये हिस्से का सदस्य है, जैसे 2 संगठन, क्षेत्रीय एशिया के जो दक्षिण एशिया के जो संगठन है, सार्क के साथ ये है, और उसके बाद है दक्षिण एशिया उप महाक्षेत्र में, ठीक है, उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग में है, ठीक है। तो ये दोनों का ही सदस्य है मालदीव। तो मालदीव हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब भारत और मालदीव के बीच में जो संबंध है, सहयोग है, कहाँ कहाँ पे है? तो भारत और मालदीव के बीच में सहयोग रक्षा के सहयोग के है, ठीक है। रक्षा सहयोग क्या है? तो 1988 से ही हमारे यहाँ पे क्या था कि हथियारबंद, वहाँ पे जो हथियारबंद जो आतंकवादी थे ना, उनके जो राष्ट्रपति थे महमूद अब्दुल, ठीक है, तो उनके खिलाफ तख्तापलट की कोशिश की गई थी। तो इसके लेके भारत ने क्या चलाया था? ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है, याद रखेंगे। उनके खिलाफ मतलब कि उनके राष्ट्रपति के विरोध में वहाँ के जो आतंकवादी संगठन थे, तो उन्होंने तख्तापलट करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन भारत ने वहाँ पे मालदीव को सपोर्ट किया था और ऑपरेशन कैक्टस चलाया था, और उसके बाद उसको सपोर्ट करके लोकतंत्र को स्थापित किया गया था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है मालदीव और भारत के बीच में क्या होता है? इक्विवेरियन संयुक्त अभ्यास होता है, ठीक है। उसके बाद है आपदा प्रबंधन को लेके देख सकते हैं, 2014 में समुद्री में आपदा प्रबंधन आया था। तो वहाँ पे क्या था कि पेयजल का संकट आ गया था, मतलब पीने वाले जो पानी होता है ना, उसकी संकट आ गई थी। तो उस समय भी भारत ने क्या किया था? सहायता प्रदान किया था इनको, ठीक है। कोविड-19 के टाइम में हमने क्या किया है? वस्तुओं की आपूर्ति के लिए मालदीव में मिशन सागर चलाए थे, ठीक है। याद रखिएगा, मिशन सागर किससे संबंधित है? ये मालदीव। ये पीटी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। नागरिक संपर्क है, नागरिक संपर्क में क्या है? वीज़ा के लेके मुफ्त वीज़ा है, ठीक है, उदार है। यहाँ पे जो वीज़ा होती है ना, वो बहुत उदार है, मतलब कि ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन नहीं है, ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख सकते हो उच्च कोटि का चीज़ें मानी जाती है, राइट, मालदीव के साथ। उसके बाद है रक्षा सहयोग। रक्षा में सबसे ज़्यादा जो मालदीव का रक्षा का जो रीढ़ का हड्डी माना जाता है, बैकबोन, वो माना जाता है पर्यटन को, ठीक है। और पर्यटन वर्तमान में क्या है कि भारत के लिए प्रमुख
स्थल है और कई भारतीय यहाँ पे रोजगार के लिए भी जाते हैं। बहुत सारे भारतीय क्या है यहाँ पे रोजगार के लिए भी जाते हैं, यहाँ पे काम भी करते हैं। चुनौतियाँ क्या क्या है इनके साथ? राजनीतिक अस्थिरता, देख सकते हैं कि वहाँ पे कभी प्रो इंडिया वाले आ जाते हैं तो कभी प्रो चाइना वाले आ जाते हैं। तो यहाँ पे राजनीतिक स्थिरता नहीं है, राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा है। कहाँ पे? मालदीव के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कट्टरपंथी इस्लामिक स्टेट जो है ना, ठीक है, यहाँ पे कट्टरपंथी आतंकवाद का बहुत ज़्यादा बढ़ावा रहता है, तो ये भी एक सबसे बड़ी चीज़ है, इशू है, ठीक है। उसके बाद है चाइना का पक्ष, तो हमने आपको पहले ही बताया कि प्रो चाइना जो हो जाता है ना, तो इनकी सत्ता ये चलती रहती है ना, कभी चाइना की तरफ शिफ्ट करते हैं, कभी भारत की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो इनकी लेके यही समस्या होता है कि ये चाइना कार्ड बहुत ज़्यादा खेलते रहते हैं, ठीक है। चीज़ें ये कैंपेन चलाते रहते हैं प्रो चाइना, ये चाइना वाला कार्ड हर वक्त भारत के साथ खेलते थे, तो ये समस्या है। उसके बाद आगे की राह में ये बताया जाता है कि भारत और मालदीव की जो रक्षा सहयोग है ना, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। संपर्क का आवाजाही हो, सामने हो, समुद्री मार्ग हो, ठीक है, समुद्र में नौसेना की गतिविधियों को नज़र रखने हो, तो ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और खासकर सरकार का जो नेबरहुड की जो पॉलिसी चल रही है, ठीक है, पड़ोसी पहले की नीति, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारे इनके साथ रिश्ता अच्छा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। और खासकर अभी आपने देखा होगा वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो भारत के विरोध जो कैंपेन चला था उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है कि भारत के साथ जो रिलेशन हमारा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज में एक इन्फॉर्मेशन वाला आर्टिकल है कि राजीव कुमार जो थे ना, उपाध्यक्ष नीति आयोग का, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब नया जो बनेंगे वो सुमन कुमार बनेंगे, सुमन कुमार बेदी, ठीक है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा में इन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि किस कारण से इस्तीफा दिया, ठीक है। तो ये अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन राजीव कुमार जो थे उन्होंने इस्तीफा देके नया जो हुआ वो सुमन कुमार बेदी हो गया। तो आपके लिए ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन वाला न्यूज है, ठीक है, और कुछ ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं आता है, इस पेज के अंतर्गत भी नहीं आता है, राइट, इस पेज के अंतर्गत भी नहीं आता है। तो देखिए आज के लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था उसको हमने डिस्कस किया डिटेल में, और आपको डेली वाइज टारगेट मिल रहा है, ठीक है। अब डेली वाइज टारगेट का यूज़ करिए, आज डे 4 है, ठीक है। तो आज डे 4 का टारगेट मिलेगा। अभी हम पॉलिटी का जो एनसीईआरटी होता है ना उसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम चला रहे हैं, तो उसको आप देखते रहिए, उसको करते रहिए। आप यदि मेंटरशिप प्रोग्राम से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। आप पीटी मेंस इसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए ये जो एग्ज़ाम है ना, ये एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी के थ्रू निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक आपके पास गाइडेंस होना चाहिए। हमारी टीम वही गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रही है, मिनिमम कॉस्ट के साथ प्रोवाइड कर रही है, आपकी परिस्थिति को देखते हुए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आपको फीस से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो, कोई भी इंक्वायरी हो, आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बेझिझक जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको फीस के लेकर और सारी समस्या कुछ नहीं होगा, एक आपका गाइडेंस के रूप में। यदि आप नहीं भी जुड़ते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, कोई भी काम करके क्वेरी आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करके फ्री जो वो है उसको आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, कंटेंट आप ले सकते हैं, राइट। और सोमवार से ये जो टेलीग्राम चैनल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे अपलोड होना चालू हो जाएगा, क्योंकि हमारी इसके लिए टीम बन चुकी है अब, राइट। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू सो मच।